लोग शुरू आज हम अपने कॉपी में शुरू से देखें। पहले हम लोग क्या किया कि हाँ बाबू, हाँ बोलो, हाँ ठीक है। वर्ण, अब वर्ण को कितने भाग में बांटा गया, पहला देखो क्वेश्चन वाइज समझते जाएंगे हम लोग। वर्ण को 2 भाग में बांटा गया है, ठीक है। पहला क्या है, स्वर वर्ण, और दूसरा क्या है, व्यंजन वर्ण, ठीक है। उसके नीचे आएंगे हम लोग, तो पहले स्वर वर्ण को देखेंगे, फिर व्यंजन वर्ण को देखेंगे, ठीक। तो स्वर वर्ण को 2 भाग में हम बांटे हैं। स्वर वर्ण को कितने भाग में बांटे हैं, 2 वर्ण में, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ठीक है ना। ह्रस्व स्वर की संख्या अगर देखेंगे हम लोग, तो ह्रस्व संख्या जो होती है वह 4 होती है। कितनी संख्या होती है, 4 होती है। अ, छोटी, छोटा उ, री, कितनी हो गई संख्या, 4 हो गई, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग से पूछेगा कि बताओ कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग का आंसर क्या होना चाहिए कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 4 होगी। कितनी होगी, 4 होगी। अब ये समझेंगे हम लोग कि ह्रस्व स्वर का पहले आप लोग परिभाषा लिख लें, ह्रस्व स्वर की परिभाषा लिख लें, ह्रस्व स्वर की परिभाषा लिख लें। पहले स्वर की परिभाषा लिखवा दें। स्वर का भी लिखोगे तुम लोग, स्वर का भी लिख लो, पहले स्वर का लिख लो परिभाषा। कोई बात नहीं, जो नहीं लिखा होगा लिख लेगा। कोई नोट्स बनाना है ना, नोट्स बना लो तुम लोग, क्या दिक्कत है। 2 लाइन लिखना है बस, कुछ लिखना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो साधारण भाषा में लिखवा दें। देखो, जिन वर्ण का उच्चारण, जिन वर्ण के उच्चारण में बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। हम अ, आ, छोटी, छोटा उ, बड़ा उ जो भी बोलते हैं, इसमें हम किसी वर्ण का उच्चारण नहीं करते हैं। छोटा उ, छोटी, छोटा ये सब बोलते हैं ना, हम लोग समझने के लिए बोलते हैं, लेकिन ऐसे बोलेंगे अ, आ, ई, उ, ठीक है, ऐसे लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम इसमें किसी वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि वह वर्ण जो उच्चारण करते समय वह किसी वर्ण की सहायता नहीं लेता है, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक है, साधारण भाषा में। अब स्वर वर्ण को 2 भाग में बांट दिया गया। फिर व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, जो बिना किसी स्वर के सहायता, मतलब बिना स्वर की सहायता से जिसका उच्चारण न किया जाएगा, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो आप लोग व्यंजन वर्ण का भी परिभाषा लिख लो, नहीं तो फिर स्वर को, पहले स्वर को 2 भाग में बांट देंगे, उसको लिख लो। पहला लिखो स्वर वर्ण, ह्रस्व स्वर, पहला लिखो ह्रस्व स्वर। जिन स्वर वर्ण का उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता हो, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, ठीक है। जैसे तो हम लोग पहले लिख चुके हैं, अ, छोटी, छोटा उ, री, ठीक है। दूसरा लिखेंगे दीर्घ स्वर। जिस स्वर वर्ण की उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से दोगुना या अधिक समय लगता हो, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर को क्या कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। इसको मूल स्वर इसलिए कहते हैं कि इसी पर जो है हमारा जो है दीर्घ स्वर भी बोला जाता है, एक दूसरे से जुड़कर। जैसे अ, जब आ को हम तोड़ेंगे तो अ प्लस अ बराबर आ बनता है। क्या बनता है, अ प्लस आ, यानी दीर्घ ह्रस्व स्वर को जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हमारा दीर्घ स्वर बनता है। फिर अ प्लस अ जोड़ दिए तो क्या बन गया, आ बन गया ना। वैसे ही छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर के क्या बनता है, बड़ी बनता है, बना ना।
इसको हम क्या करते हैं, ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ह्रस्व स्वर क्या कह सकते हैं, मूल स्वर भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, लिखेंगे दीर्घ स्वर हो गया। दीर्घ स्वर के उदाहरण भी आप लोग जानते ही हैं कि बड़ा बड़ा क्या कहते हैं, आ हो गया, बड़ी हो गया, यानी छोटी प्लस छोटी, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर क्या हो गया, बड़ा ऊ हो गया। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ क्या हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ठीक है। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ क्या हो गया, बड़ा ऊ हो गया। ओके अनुष्का, समझ में आ रहा है ना। हेलो। जिसका उच्चारण बिना स्वर की सहायता से न किया जाता हो, ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण बिना स्वर की सहायता से न किया जाता हो, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। हाँ, जिस वर्ण के उच्चारण बिना स्वर वर्ण की सहायता से न किया जाए, जिस वर्ण का उच्चारण बिना स्वर वर्ण की सहायता से न किया जाए, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। समझ में आया इतना। अब नोट करके लिखो, नोट करके लिख लो क्वेश्चन जो आएगा। स्पर्श व्यंजनों की संख्या, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27, अंतस व्यंजनों की संख्या, अंतस व्यंजनों की संख्या 4, उष्म व्यंजनों की संख्या 4, तथा संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। ठीक, यहां तक आप लोग को बात जो है ना समझ में आ गई होगी। जैसे हम लोग क का उच्चारण जब करेंगे, क्या हुआ, हाँ स्पर्श, स्पर्श का जो है 27 होता है। क्या छूटा, बताओ बाबू, बोलो क्या छूटा है। मैं देखो जो लिखवा रहा हूँ वो क्वेश्चन वाइज लिखवा रहा हूँ, ध्यान रहे, ठीक है। बोलो क्या छूटा है, बताओ रोमी। छूटा है तो बताओ, जल्दी बोलो। स्वरों का वर्गीकरण एवं उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। ग्राफ बना के लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है कि वर्ण का नाम, क्या लिखेंगे, वर्ण का नाम सबसे पहले लिखेंगे, वर्ण का नाम। उसके बाद उच्चारण स्थान लिखेंगे, उच्चारण स्थान लिखेंगे, उच्चारण स्थान लिखेंगे। फिर इसके बाद लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। फिर इसके बाद दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। फिर उसके बाद लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे मौखिक स्वर, मौखिक स्वर। तो सबसे लास्ट में लिखेंगे अनुनासिक स्वर, अनुनासिक, जो कि हम लोग वहाँ पढ़े नहीं थे ना, वहाँ नहीं लिखे थे ना। अनुनासिक स्वर कौन सा होता है, जैसे जो बोलते हैं ना लास्ट में, उसको अनुनासिक स्वर बोलते हैं। हाँ, अनुस्वार बोलते हैं। फिर उसको लास्ट वाला को क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे विसर्ग की बात नहीं, यहाँ अनुनासिक की बात बोल रहा है, जो ऊपर वाला चंद्र बिंदु लगाते हैं जो, उसके बारे में सिर्फ बात बोल रहा है। हाँ अनुस्वार बोलते हैं उसको, ठीक है।
अब कंठ से बोलने वाला उच्चारण स्थान कंठ हो गया। किसका होता है उच्चारण स्थान कंठ? जो अ होता है, अ को आप लोग बोल करके देखेंगे तो क्या होगा उसका, अ का स्थान क्या होता है, उच्चारण स्थान होता है उसका क्या, कंठ से वो आवाज निकलता है। ऐसे ही आज बोलेंगे तो आ का भी आवाज जो निकलेगा वह क्या निकलेगा, कंठ से निकलेगा, ठीक है ना। फिर मौखिक स्वर अ आ दोनों दे दिया है यहाँ पर। अनुनासिक में क्या आ जाएंगे, अ के ऊपर चंद्र बिंदु और आ के ऊपर चंद्र बिंदु, ठीक है। ये कभी कभी यूज होता है आ के ऊपर चंद्र बिंदु का। फिर उसके बाद आएंगे कंठ के बाद आ जाएंगे हम लोग इस पे तालव्य पे आ जाएंगे। तालव्य, तालव्य उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा इसका, छोटी ई है, ठीक है, ह्रस्व स्वर। फिर उसके बाद दीर्घ स्वर में आएंगे बड़ी ई हो जाएगा। फिर मौखिक स्वर में छोटी ई, मौखिक स्वर में छोटी ई और ई के ऊपर चंद्र बिंदु, ई के ऊपर चंद्र बिंदु। अब ई जो होता है उसका उच्चारण स्थान कहाँ होता है, तालु में होता है। क्या होता है, तालु कहाँ होता है, हम लोग के जीभ के जो ऊपर होता है वो तालु होता है, जीभ के जो ऊपर होता है वो तालु होता है, यानी तालव्य, तालव्य स्वर वर्ण बोलेंगे। मूर्धन्य, मूर्धन्य स्वर वर्ण, मूर्धन्य स्वर वर्ण मतलब कि जो जिसका आवाज जहाँ कहाँ से निकले, मुंह से निकले, मुख से निकले, मुख से निकले, ठीक है। जैसे री हो गया, री हो गया, री हमारे किस में आ जाएगा, ह्रस्व स्वर में आ जाएगा। वैसे ही दीर्घ स्वर में क्या आ जाएंगे, ए ऐ ओ और औ, ये हमारे क्या आ जाएंगे, दीर्घ स्वर में आ जाएंगे। इसका भी उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो मूर्धन्य से होता है, ठीक है। उसके बाद अनुनासिक और नासिक से कोई मतलब नहीं। फिर उसके बाद चौथा आ जाएगा उच्चारण स्थान हमारा, और चौथा जो होता है वह ओष्ठ से होता है। क्या होता है, ओष्ठ से होता है, ओष्ठ से होता है, यानी ओठ से, ठीक है, ओठ से। ओठ से उच्चारण स्थान जो होता है ऊ, ऊ आप लोग देखेंगे, ऊ बोलेंगे तो क्या होगा, छोटा ऊ बोलेंगे बड़ा ऊ बोलेंगे, दोनों का उच्चारण स्थान क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है, ओठ से होगा। क्या होगा, ओठ से होगा। इतना बात तो आप लोग समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, हाँ, इतना बात तो समझ में आ गई होगी। कंठ, उच्चारण स्थान कंठ हो गया, तालव्य हो गया, मूर्धन्य हो गया, ओठ हो गया। ह्रस्व स्वर में अ, छोटी री और छोटा ऊ, ये सभी जो है सभी का स्थान दे दिया। दीर्घ स्वर में कौन आ गया, आ हो गया, बड़ी हो गया, फिर ए ऐ ओ और औ हो गया जो मूर्धन्य में आएंगे, और तालव्य ओष्ठ में आएंगे हमारा बड़ा ऊ हो गया। फिर मौखिक में मौखिक स्वर और बस अ और आ, यानी तालव्य स्वर और सिर्फ कंठ है, दो में आता है। फिर अनुनासिक में अ और आ, फिर ई पर चंद्र बिंदु, और आ पर चंद्र बिंदु जो होगा वह कंठ से होगा। ये हमारा जो है स्वरों के वर्गीकरण तथा स्वरों के वर्गीकरण किस आधार पे, स्वरों के वर्गीकरण किस आधार पे, उच्चारण के स्थान पे। हेलो, आप लोग समझेंगे मेरी बात को, मैं क्या करना चाह रहा हूं। यहां पर जो ना ऊपर क्या लिखा है, हेडिंग आप लोग क्या लिखे, स्वरों का वर्गीकरण और उच्चारण स्थान। यानी हम लोग स्वर तो पहले भी पढ़ चुके हैं, स्वर पहले भी पढ़े हैं ना, ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर पढ़े हैं ना। तो ये वह स्वर दूसरे वर्गीकरण, जब स्वरों का वर्गीकरण किया गया है किस आधार पे, उच्चारण के स्थान के आधार पर किया गया है, तो वह भी 4 प्रकार से किया गया है। इसीलिए वर्ण का नाम दिया है। आप लोग वहाँ थोड़ा सा समझ में आया होगा नहीं कि वर्ण नाम क्यों लिख रहा है। वर्ण नाम इसलिए लिख रहा है कि उच्चारण के स्थान के आधार पर जो है स्वरों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है, ठीक है ना, 4 प्रकार से किया गया है। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य और ओष्ठ 4 प्रकार से किया गया है, ठीक है ना। कंठ से कौन सा स्वर वर्ण बोला जाता है, और मूर्धन्य से कौन स्वर वर्ण बोला जाता है, तालव्य से कौन स्वर वर्ण बोला जाता है, ओष्ठ से कौन स्वर वर्ण बोला जाता है, उसके बारे में हमारा यहाँ उच्चारण स्थान और वर्गीकरण दोनों हमको यह जो ग्राफ में हम लोग को समझ में आया, ठीक। ये ग्राफ आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया ना। देखो स्वरों का वर्गीकरण, हम अब व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, व्यंजनों का वर्गीकरण एवं उसका उच्चारण स्थान, ठीक है। हमारा जो हेडिंग ऊपर लिखा है वो व्यंजनों का वर्गीकरण तथा उसका उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान मतलब कि कहाँ से जो वर्ड निकलते हैं वो कहाँ से निकलता है, किस स्थान से निकलता है, ठीक है। तो कंठ से वर्ण लिखेंगे तो कंठ उच्चारण स्थान हो गया, उसमें कौन सा है, क वर्ग में सभी आ जाएंगे, ठीक है ना। अगर उच्चारण स्थान के देखेंगे तो क वर्ग में सभी आ जाएंगे, क से लेके अंग तक, क से लेके अंग तक।
क ख ग घ अंग, ये तो उच्चारण शांत हो गया। फिर अगर घोष अघोष के रूप में देखेंगे तो अघोष अल्प प्राण में हमारा क वर्ण आएगा और अघोष महाप्राण में आएगा हमारा ख, महाप्राण में आएगा ख। आप लोग क बोल के देखें, क बोलेंगे तो थोड़ा सा आपको उसमें बोलेंगे तो थोड़ी सी जो है ना आवाज़ जो है थोड़ी सी निकल रही है मुख से, ख बोलेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा निकलेगा, ठीक है। तो इसी को बोलता है कि अघोष अल्पप्राण अघोष महाप्राण, ठीक है। ऐसे ही सघोष अल्पप्राण, उसको बोलेंगे आप लोग ग, ठीक है। घ बोलेंगे तो थोड़ा सा समय लग रहा है, आप लोग बोल कर देखेंगे तब समझ में आएगा। इसको प्रैक्टिकली जो है ना तुरंत उसको देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा और दिमाग में बैठ जाएगा, भूलने की सवाल नहीं है बाद में। घ में क्या हो रहा है कि सांस तो निकल रही है लेकिन वो क्या निकल रही है, थोड़ा सा ज़्यादा वहाँ पे हमारा जो मुख से सांस निकल रहा है, तो वो सघोष महाप्राण में आ रहा है। ठीक है। उसके बाद अंग, अंग जब हम बोल रहे हैं तो सघोष अल्प प्राण में आएगा, यानी सांस तो कम निकल रही है उसमें सघोष में, लेकिन वो नासिका में आएगा। क्या आएगा, नासिका में। अंग बोल रहे थे क्या, नाक का हमारा प्रयोग हो रहा है, नाक से जो है आवाज़ आ रही है कि नहीं। जो क से लेकर के प वर्ग तक देखेंगे वो सभी के जो लास्ट वाला है वो नासिक यानी नाक का जो है वहाँ से प्रयोग होता है। अंग, ञ, अण, न, म देखेंगे तो ये हमारा पांचों में नासिक का प्रयोग होता है, ठीक है, नासिक का प्रयोग होता है। ऐसे ही दूसरा में जाएंगे, तालव्य यानी तालु से प्रयोग करने वाला च वर्ग होता है। क्या होता है, च वर्ग होता है। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ, ठीक है। ञ हमारा जो है सघोष अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा, नासिक में। अघोष, अघोष पहला वर्ड दूसरा वर्ड अघोष होता है, तीसरा और चौथा वर्ड और पांचवा ये तीनों सघोष होता है। फिर अल्प प्राण महाप्राण कौन सा होता है, अल्प प्राण और महाप्राण कौन सा होता है, देखो इसको समझने की कोशिश करना तुम लोग। अघोष सघोष एक अलग चीज है, अघोष सघोष जो है एक अलग चीज है, ये अलग है। एक क्वेश्चन यहाँ देखो कैसे पूछेगा, अल्प प्राण और महाप्राण ये अलग चीज है। आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, दोनों एक नहीं है। अल्प प्राण महाप्राण जो है वो अलग चीज है। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि तुम लोग समझ रहे हो कि अघोष अल्प प्राण सघोष महाप्राण ऐसे वो एक ही नहीं है। अघोष को अलग से पढ़ा जाता है, अल्प प्राण को अलग से पढ़ा जाता है। कॉमा वर्ड से लगा लो, कॉमा लगा लो, इसमें भले नहीं दिया है तो उसमें कॉमा लगा लो, या तो उसको एक बॉक्स बना लो थोड़ा सा। ये दोनों अलग चीज होता है, अघोष अलग होता है, सघोष अलग होता है, ठीक है, दोनों अलग होता है। अल्प प्राण और महाप्राण ये दोनों अलग होता है। आप लोग इसको बात को समझेंगे, आप लोग इसको बात को समझेंगे। समझ में आया अनुष्का, समझ में आ रहा है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। देखो तीनों दोनों बाबू एक नहीं है, ठीक है ना। अघोष जो है, अघोष और सघोष दो प्रकार, घोष के ये मतलब आगे मैं डेफिनेशन लिखवा दूंगा, इसको चिंता नहीं करने वाली बात है। लेकिन उसको आप लोग अलग कर लेंगे, कॉमा लगा लें या कुछ भी करके उसको अलग कर लेंगे, या एक लाइन और बीच में खींच लो, उसको बॉक्स दो भाग में हो जाएगा, ठीक है ना। अघोष, अब पूछेगा क्वेश्चन, बताओ तुम लोगों से पूछेगा क्वेश्चन कि बताओ कि क वर्ग में अघोष कौन कौन सा वर्ण जो है, कौन कौन सा वर्ण जो है वह अघोष में आता है, कौन कौन सघोष में आता है। तो आप लोग क्या बोलेंगे कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अघोष होता है। क्या बोलेंगे, प्रत्येक वर्ग यानी क से लेके प वर्ग हम जब देखेंगे तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होगा वह अघोष में आएगा, और तीसरा चौथा और पांचवा सघोष में आएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूँ। अघोष पहला और दूसरा, सघोष तीनों, तीसरा चौथा और पांचवा सभी का, यानी पांचों वर्ग का। फिर अल्प प्राण ऐसे पूछेगा कि अल्प प्राण बताओ तो कौन सा होगा। अल्प प्राण पहला होता है, पहला वर्ण वर्ग का पहला वर्ण होता है, तीसरा वर्ण होता है और पांचवा वर्ण होता है। एक वर्ण छोड़ करके अल्प प्राण आता है। क्या आता है, एक वर्ण छोड़ करके क्या आता है, अल्प प्राण आता है। यानी अल्प प्राणों की संख्या एक वर्ग में पूछ देगा, बताओ क वर्ग में अल्प प्राणों कितने अल्प प्राण होते हैं। तो आप लोग का आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलो सब लोग, तो जल्दी से बोलो। तो अगर वो पूछ देगा कि बताओ क वर्ग में अल्प प्राण कितने हैं, कौन कौन है, क्वेश्चन ऐसे ही बनाएगा, ठीक है ना। इसीलिए समझने वाली बात है यहाँ पर, सिर्फ छापने से नहीं होगा कि यही लिखा हुआ है बस छाप लिए। इसीलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अल्प प्राण पूछ देगा, संख्या कितनी हो जाएगी, एक, पहला, तीसरा और पांचवा जो होता है अल्प प्राण होता है। महाप्राण कौन सा होता है, दूसरा और चौथा,
दूसरा और चौथा। ओके, बोलो 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 जल्दी। कोई एक लोग बोल देंगे तब भी हो जाएगा काम। ठीक, हाँ, बात समझ में आ रही है ना? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछे कि बताओ कि अल्पप्राण एक वर्ग में यानी मैं ही पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ तुमसे कि बताओ कि क वर्ग में अल्पप्राणों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप लोग क्या बताएंगे? 3 संख्या होती है। कौन कौन होती है? तो पहला और तीसरा और पांचवा। फिर मैं पूछूंगा कि बताओ महाप्राण की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है, दूसरा और चौथा होती है। फिर मैं बोलूँगा कि अघोष कौन कौन सा होता है? हर वर्ग में अघोष कौन कौन होता है? पहला होता है, दूसरा होता है। सघोष कौन होता है? तीसरा, चौथा और पांचवा होता है। ये आप लोग का आंसर होना चाहिए, ठीक है ना? ये आप लोग का आंसर होना चाहिए। फिर नासिक के में पूछ देगा, नासिक के में पूछ देगा सिर्फ पांचवा जो होता है वो बस नासिक के में होता है, ठीक है ना? यानी जो पांचवा वर्ग होगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा, बताओ पांचवा वर्ग का पांचवा क वर्ग या ख वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग या प वर्ग, कोई भी पूछ देगा। बताओ कि प वर्ग का पांचवा जो होता है वह कौन सा घोष होता है? तो सघोष होता है। फिर कौन सा प्राण में आता है? तो अल्प प्राण में आता है। और फिर वह नासिक भी होता है। क्या होता है? नासिक। 3 प्रकार से बांट दिया गया है उसको, सघोष भी होता है, अल्प प्राण भी होता है और नासिक भी होता है। पांचवा जो होता है वो 3 प्रकार से होता है। ठीक, उच्चारण स्थान हम लोग बता ही चुके हैं कि कंठ से होता है, तालव्य से होता है, मूर्धन्य होता है और दंत होता है, फिर ओष्ठ होता है। ये पांचों के बारे में हम लोग पढ़ लिए। फिर उसके बाद हमारा यरलव में जो स होता है वह क्या आता है? तालव्य स में आता है। य हो गया, र हो गया है। इसके बाद इतना हम लोग समझ चुके हैं। अब आप लोग किसी को दिक्कत हो इतना में बताओ जल्दी से, इतना में दिक्कत हो तो बताओ। इतना में किसी को दिक्कत हो तो बताओ। नहीं दिक्कत है तो फिर कल हम चलेंगे, कल क्लास होगा इसके आगे।